करीब 32 साल की एक महिला होती है जिसका कत्ल हो जाता है, जिसका मर्डर किया जाता है। जो आदमी उसका कत्ल करता है उसे अब ये डर लगता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। वो उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद में वो एक बस चलाता था, तो बस के अंदर लेके जाता है और ये सोचता है कि अगर मैं इसकी मुंडी को, इसके इसके ऊपर के पार्ट को मैं कहीं फेंकूंगा तो पुलिस को भनक लग जाएगी, वो इसके चेहरे से इसको पहचान लेगी और क्या पता वो मुझ तक भी पहुंच जाए। वो डर जाता है। वो क्या करता है कि अपनी बस के टायर के नीचे उसका जो सर होता है, सर के गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको टायर के नीचे 3-4 बार कुचलता है। और आपको पता है जब बस के टायर के नीचे इस तरह से कुचला जाता है या कोई आ जाता है तो उसका पापड़ बन जाता है। वो चेहरा किसी के पहचान में नहीं आता है। कुछ ऐसा ही यहां पे हुआ। अब उसको ये भी डर सताने लग गया कि पुलिस वाले इस बॉडी के फिंगरप्रिंट से इसकी पहचान कर लेंगे और उसके बाद में क्या पता ये मुझ तक पहुंच जाए। तो वो उस डर से बचने के लिए किसी धारदार हथियार से उसकी हथेली के ऊपर के हिस्से को काट देता है। उंगलियां वहां से हट जाती हैं। इसके बाद में वो उसको बॉडी को नग्न हालत में एक नाले में फेंक देता है और जो सर होता है और जो उंगलियां होती हैं उनको एक रेलवे लाइन के पास में फेंक देता है। ये जो औरत होती है ये करीब 1500 किलोमीटर दूर की रहने वाली होती है। उसका यहां पे सच बताऊं तो कोई था ही नहीं, लेकिन पुलिस ने जिस दिमाग से, जिस ईमानदारी से काम किया, मात्र 9 दिन में इस केस को सॉल्व कर डाला। जब लोगों को पता लगा कि इस आदमी ने इस वजह से इस औरत का कत्ल किया, बहुत बुरा लगा। उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि क्या कोई आदमी इतना बेरहम हो सकता है। साथ में जब यह पता लगा कि पुलिस वालों ने मात्र 9 दिन में इस केस को सॉल्व कर दिया तो पुलिस की हर जगह वाहवाही हुई। पुलिस को सराहा गया, पुलिस को शाबाशी मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हो। दोस्तों, यूपी उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर सेक्टर 82 लगता है, जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक कट है। उस सेक्टर 82 के पास में एक्सप्रेस वे पर एक कट है जिसको बरसाती नाला बोलते हैं। एक आदमी जो उस बरसाती नाले के पास से गुजर रहा था, उसको वॉशरूम आता है, वो उस नाले के पास में जाता है और सुसु करने लग जाता है। सुसु वो कर ही रहा था, उसने उस नाले के अंदर एक नग्न हालत में, नग्न अवस्था में, न्यूड कंडीशन में एक औरत की बॉडी देखी। जब वो बॉडी देखता है तो वो डर जाता है। आसपास में जो लोग खड़े थे उनसे वो कहता है कि इस नाले के अंदर मैंने एक न्यूड, नग्न अवस्था में महिला की एक बॉडी देखी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि 112 नंबर पे कॉल करो, पुलिस को सूचना दो, आगे पुलिस का काम है। वो आदमी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो बोला कहीं मैं फंस ना जाऊं। तो जिन लोगों से पूछा उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पुलिस की मदद ही करोगे, कानून की मदद ही करोगे। उसके बाद में वो 112 पे फोन करता है। पुलिस आ जाती है। पुलिस आके देखती है तो वाकई में बॉडी थी, और बॉडी करीब 30 से 35 साल की एक औरत की होती है जो न्यूड कंडीशन में होती है। 6 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे की यह बात है, जब पुलिस कमिश्नर, वहां की जो पुलिस कमिश्नर है, लेडी पुलिस कमिश्नर, उनको जब पता चलता है कि इस तरह से एक औरत की
न्यूड कंडीशन में बॉडी मिली है और बॉडी पूरी नहीं है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है। तो पुलिस को वो सख्त आदेश देती है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर देती है कि अपने और काम छोड़ो, जो ये केस है इसको पहले सॉल्व करो। क्या पता किसी ये वीआईपी की औरत हो या कोई वीआईपी मैटर हो या जो भी हो, इसके बाद में पुलिस की 9 टीमें बनाई जाती हैं। दोस्तों 6 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे से 16 घंटे पहले ये मर्डर हुआ था। ये पता चला जब उस बॉडी का पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता लगा कि 6 नवंबर को सुबह 11 बजे से पहले ही, यानी कि 16 घंटे पहले, और ये मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अब ये केस तो कुछ पेचीदा सा था, क्योंकि ये नॉर्मल मर्डर नहीं था। जो मर्डर था, जो जिसने क्राइम किया, जिसने ये गुनाह किया, उसकी सोच, मैं ये कहूं कि धुरंधर सोच थी। क्योंकि यहां से काटा, उंगलियां गायब, तो ये कोई आम बात नहीं है। तो पुलिस ने करीब 5000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी कैमरे बड़े काम के हैं पुलिस वालों के, आधे से ज्यादा काम तो ये कर देते हैं। जब उन सीसीटीवी कैमरों को उन पुलिस की 9 टीमों ने जांचा, परखा, तो करीब 60,000 लोगों की आवाजाही रही। सीसीटीवी में देखा गया, उन 60,000 लोगों के मोबाइल को ट्रेस किया गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि 60,000 मोबाइल, लेकिन आदेश पुलिस कमिश्नर का था इसलिए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पुलिस चाहे तो हर केस सोल्व कर सकती है अगर वो ईमानदारी से काम करे तो, और अगर वो ईमानदारी से काम नहीं करे तो फिर हल्के से हल्का केस है उसको भी सोल्व नहीं कर पाएगी। जब उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो 60,000 लोगों की आवाजाही मिली, उनके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया और उनमें से करीब 1100 वाहनों की जांच हुई। जब 1100 पर्टिकुलर वाहनों की जांच हुई तो उनमें से करीब 44 यानी कि 44 वाहन पुलिस को शक के घेरे में नजर आए, संदिग्ध मिले। जब सब टीमों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी तब एक बस सामने आई, नीले सफेद कलर की थी वो, जिसका नंबर था UP 16 KT 0037। ये उस बस का नंबर था। जब उस बस के मालिक तक, या बस को जो चलाता था, वहां तक पहुंचे तो एक आदमी सामने आता है। वो था ड्राइवर। ड्राइवर ने अपना नाम बताया, मोनू सोलंकी। मैं आपको बताऊं, ये मोनू सोलंकी उत्तर प्रदेश के एटा जिला में एक जेतरा कस्बा लगता है, वहां का ये रहने वाला है। और वहां भी एक नेहरू नगर मोहल्ला है, ये उस मोहल्ले का रहने वाला है मूलतः। बट ये गांव छोड़ चुका है और नोएडा में एक गांव है बरोला। तो ये बरोला में अपनी पत्नी, अपनी मां, 2 बेटियों के साथ और एक बेटे के साथ में रहता है। और पिछले करीब 6 महीने से ये राधा स्वामी सत्संग की जो ये बस है उसको चलाता है। उसने पुलिस को बड़ी आसानी से जवाब दिए, विथ फुली कॉन्फिडेंस। पुलिस को भी लगा यार ये बंदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ये घबराए नहीं। जो आदमी गुनाह करता है वो कुछ ना कुछ कली जरूर देता है, लेकिन इस बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस के लोग वहां से उस मोनू के घर से बाहर आते हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। तभी रास्ते में उसी मोहल्ले का एक आदमी मिल जाता। वो कहता है, सर मेरी बात सुनो,
पुलिस वाले कहते हैं हाँ बताओ क्या बात है। वो कहते हैं सर मैं कुछ सीरियसली बात कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। तो पुलिस उस आदमी की बात सुनती है। वो बताता है कि एक मोनू यादव के घर से 300-400 मीटर की दूरी पे एक प्रीति यादव नाम की औरत रहती है जो करीब 4-5 दिन से गायब है, और उसके दोनों बच्चे इसी मोनू यादव के घर पे। अब और जो बच्चे हैं वो एक 8 साल का है और एक 5 साल का है। अब पुलिस को शक होता है फिर से कि वो औरत मिल नहीं रही है और उसके बच्चे इसके पास में। पुलिस उस मोनू सोलंकी को फिर से पूछती है, वो गुमराह करता है, पुलिस उसको उठा लेती है। 14 नवंबर को मोनू को हिरासत में लिया जाता है और उसकी खूब पिटाई होती है। जब उसकी खूब पिटाई होती है तो वो उससे पहले पुलिस उस औरत की एक, जब भी कोई बॉडी मिलती है उसकी एक पूरी फोटो खींची जाती है, एक फाइल बनाई जाती है। तो उस मोनू को उसकी वो फाइल दिखाई गई फोटो, तो वो कहता है कि ये प्रीति यादव नहीं है। लेकिन पुलिस ने उन दोनों बच्चों को वो फोटो दिखाई, वो फाइल दिखाई, तो वो पहचान देते हैं कि अंकल अंकल ये तो हमारी मम्मी है। पुलिस वाले पूछते हैं बेटे आपको कैसे पता कि आपकी मम्मी है। वो कहते हैं सर अंकल ये जो बिछिया है ये मेरी मम्मी की बिछिया है, जो पाँव में पहन रखी है पाइजे बिछिया। अब पुलिस मोनू को उठा लेती है, रिमांड पे लेती है, और मोनू फिर एक कहानी बताता है। मोनू बताता है कि पश्चिमी बंगाल की रहने वाली ये प्रीति यादव, जिसके अनेकों नाम, एक नाम प्रीति खातून, दूसरा नाम प्रीति यादव, तीसरा नाम प्रीति देवी, जब ये छोटी थी तब एक बुजुर्ग आदमी ने इसे खरीद लिया था। कुछ इलाकों में, कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसा होता है, क्योंकि वो उम्र में ज्यादा था और क्रिमिनल टाइप का वो आदमी था, तो प्रीति उसके साथ में खुश नहीं थी। और साथ में रहे तो 2 बच्चे हुए। लास्ट में प्रीति ने उस आदमी को ये कह के छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती, और वो वहां से पश्चिमी बंगाल से नोएडा में आ जाती है। 2023 में वो नोएडा में आती है। वहां पे वो एक जींस की फैक्ट्री में काम करने लग जाती है। उसी जींस की फैक्ट्री में एक औरत और काम करती है जो उसकी सहेली बन जाती है। दरअसल मैं आपको बताऊं, वो जो दूसरी औरत थी वो उसी मोनू सोलंकी की मां थी। दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे के घर आते हैं। प्रीति यादव मोनू के घर भी आती है। मोनू पहले से शादीशुदा था, घर आती है। कभी वो अपनी मां को फैक्ट्री छोड़ने जाता, उस टाइम वो टेम्पो चलाता था, तो उस टाइम वो कभी प्रीति भी मिल जाती, वो उसको भी छोड़ देता, कभी ले आता। मोनू यादव शादीशुदा था, लेकिन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती, दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त गुजारते हैं। करीब 2 साल तक ऐसे ही चला। 2 साल के बाद में वो प्रीति दबाव बनाती है मोनू सोलंकी के ऊपर कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। वो कहता है कि तुमने भी अपनी पीछे की कहानी बताई और मेरे बारे में भी पता है, अपने बीच में कभी ऐसी बात तो हुई नहीं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अपनी बीवी को तलाक दूंगा। वो धमकी देती है कि तुम्हारी जो दोनों बेटियां हैं मैं उनको कोठे पे बिठा दूं। वो एक ऑप्शन और भी देती है कि या तो तुम तलाक दे दो या फिर मुझे 4-5 लाख रुपए दे दो, तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाती हूँ। अब वो एक बस का ड्राइवर, पहले वो टेम्पो चलाता था, उसके बाद में वो बस चलाने लग गया। उस मजदूर आदमी के पास में 4-5 लाख रुपए कहां से आते हैं? वो परेशान हो जाता है और वो आए दिन धमकी देती है, और धमकी में वो हर बार उसकी बेटियों का नाम लेता है। और जब उसकी बेटियों का नाम लेता है उसका खून खोल जाता है कि तुम्हारी बेटियों को मैं कोठे पे बिठा के
वो जो कमाई होगी उससे ये 4-5 लाख रुपए की पूर्ति करूंगी। तुमने 2 साल मेरा बड़ा उपयोग किया है। वो बड़ा परेशान हो जाता है। 5 नवंबर 2025 को वो तंग आके मर्डर का प्लान करता है कि प्रीति ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं प्रीति अब तुम्हें मार दूंगा। उसने ये मन बना लिया। वो सेक्टर 100 में जाता है, वहां बस लेके जाता है और प्रीति को भी बुला लेता है। वहां से वो कहता है कि क्या खाओगी। प्रीति कुछ खाने को बोलती है और साथ में वो खुद के लिए पराठे लेता है। वहां से वो सेक्टर 98 में जाते हैं अपनी बस को लेके। वहां वो बस में खा ही रहे थे बैठ के। मैं आपको बताऊं, जो मोनू सोलंकी बस चलाता था वो एसी बस थी। एसी बस के बारे में आप जानते हैं, शीशे पैक होते हैं, ना बाहर की आवाज अंदर आती है ना अंदर की आवाज बाहर जाती है। तो रात करीब 7:30 बजे की ये बात है। रात करीब 7:30 बजे की ये बात है और प्रीति की वही जिद की, या तो मुझसे शादी करो या 4-5 लाख रुपए दो, या फिर मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को कोठे पे बिठा दूंगा। उसके पास में एक गंडा सा काटने वाला होता है, वो था पहले से। उसका भी प्लान था और गुस्से में आके उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया। वहां से वो उसकी बॉडी को लेके जाता है। रास्ते में एक जगह वो उसके सर को कुचल देता है टायर के नीचे, और सेक्टर 82 में जो वो बरसाती नाला था वहां उसकी बॉडी को फेंक देता है। और गाजियाबाद में पटेल विहार में एक रेलवे स्टेशन होता है, लाइनें होती है रेलवे लाइन, वहां पे उसके सर और उसकी जो हथेली की जो उंगलियां हैं उसको फेंक देता है। इसके बाद में वो घर पे आता है, बस को 3 बार धोता है, साफ करता है। लेकिन पुलिस ने अपना काम बखूबी से किया। मात्र 9 दिन में उस केस को निपटा दिया। लोगों ने बड़ा सराहा पुलिस को, पुलिस के लोगों को सल्यूट किया। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। अभी एक खबर और बताता हूं। कल न्यूज में आई थी, एक छोटा सा बच्चा, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा बच्चा वो, और उसकी 4 मौसियां तांत्रिक विद्या या तांत्रिक से रिलेटेड कुछ करने के लिए पहले उस बच्चे को मारते हैं और मरे हुए बच्चे को गोद में लेके वो तांत्रिक विद्या से कुछ कर रही है। 4 मौसी, मौसी मतलब मासी। किस रिश्ते पे यकीन किया जाए और किस पे ना किया जाए। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। आजकल बहुत कुछ बुरा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप लोग सतर्क रहें, ध्यान से रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।